गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन में आज हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। जैसा कि आपको अच्छे से याद होगा, हमने इससे पहले एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात करी थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में हमने बात करी थी। उससे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस और उसके रेगुलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ऑक्सीजन की डिमांड का है ना। तो ऐसा ही ऑक्सीजन करता क्या है, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो एरोबिक रेस्पिरेशन नेचर में क्यों इवॉल्व हुआ होगा, ज़रूरत ही नहीं थी। जाहिर सी बात है, नेचर में अगर किसी फिनोमेना का सिलेक्शन होता है तो उस फिनोमेना की कोई इंपॉर्टेंस है, कोई सिग्निफिकेंस है, और वो इंडिविजुअल को बेहतर अडेप्टेशन देता है, बेहतर एनर्जी देता है, उसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, तभी वो फिनोमेना नेचर में सेलेक्ट हो पाती है, एल्स उसको नेचर डिस्कार्ड कर देता है। तो क्रेब साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन की ये जो कहानी है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी कैसे देता है, तो हम जरा एक बार एक ओवरव्यू लेते हैं तो आपको ये सारी कहानी समझ में आती है। लेट्स हैव ए लुक। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अल्टीमेटली जो कहानी है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की है। The energy is basically provided by the movement of the electrons. Then there must come a question across a mind that what's the donor of the electron and what's the final acceptor of electron. The donor are basically the different type of organic molecules, fuel molecules. Which one? Sugars. और शुगर्स में भी सबसे कॉमन कौन सा होता है? ग्लूकोज। तो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो NADH बनेंगे और उनसे इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे? NADH पूल जो बनेगा वो एक चेन से होता हुआ, एक मल्टीपल सब्सटेंस की चेन से होता हुआ, एक कैस्केड मैनर में फाइनली वो किसको दे दिया जाता है? ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोए बना लेते हैं, अमाइनो एसिड भी एसिटाइल कोए बना लेते हैं। तो पहली जो मेजर स्टेप हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना और पायरुवेट से भी एसिटाइल कोए बना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देन कम्स द सेकेंड स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बेटर नॉन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इस सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या कहानी हो रही है? एसिटाइल कोए के जो कार्बन 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है वो दोनों कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीव हो जाते हैं और उसमें जो एसिटाइल कोए में जो कंटेन्ड एनर्जी है वो NADH, FADH यानी रिडक्टेंट पूल को दे दी जाती है, और वो एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इसकी वजह से क्या बनता है? ATP। और इस फिनोमेना को क्या बोला करते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो हम अगले चैप्टर में हम कंसिडर करेंगे, अगले लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों ये ओवरऑल सीन बनता है कि ये जो मेजर 3 स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन को, टेक्निकली सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन करती है, जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल एक इम्पॉर्टेंट साइकिल आता है, एक स्टेज होता है। इस साइकिल की डिस्कवरी हैंस क्रैब ने करी थी और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि एक बहुत सेंट्रल पाथवे है, यूनिवर्सल पाथवे है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम जरा जानते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि शुगर्स हो, फैटी एसिड्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, अल्टीमेटली वो किस में ऑक्सीडाइज होंगे? CO2 और H2O में। और किसके थ्रू होंगे? सिट्रिक एसिड साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन। जब वो एंटर हो रहे होते हैं तो ये सारे सब्सटेंस किस में बदल दिए जाते हैं? एसिटाइल कोए में बदल दिए जाते हैं, क्योंकि
TCA साइकिल जो होता है, TCA माने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल का ही ये दूसरा नाम है, जैसा आपने यहाँ पे देखा। इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी क्यों बोल देते हैं, अभी हम डायग्राम के थ्रू इनके नाम देखेंगे। क्रेब्स साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके डिस्कवरर कौन थे, क्रेब्स थे, उनके ऑनर में बोल दिया जाए। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोल दिया जाता है कि एक ज़माने में कोई भी फर्स्ट स्टेबल जो सब्सटेंस किसी पाथवे में बनता था उसके अकॉर्डेंस में उसका नॉमेनक्लेचर होता था, ठीक है। जैसे C3 साइकिल अगर हमें याद आ रहा है, जिसमें फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता था फोटोसिंथेसिस में। C4 साइकिल जिसमें मेलेट, एस्पार्टेट ये सब हुआ करते थे, जो 4 कार्बन के होते थे, इसलिए उनको C4 साइकिल बोल दिया गया। C2 साइकिल फॉस्फोग्लाइकोलेट वो बनता है। इसी तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पहला स्टेबल सब्सटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिट्रिक एसिड, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड हो, चाहे फैटी एसिड हो, चाहे ग्लूकोज हो, ये फाइनली किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिए जाते हैं, एसिटाइल को है, और यही एसिटाइल को है सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये TCA साइकिल ऑपरेट कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यूजुअली जो ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बनता है साइटोसोल में, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर से होता हुआ अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद में उसको CO2 और H2O में तोड़ दिया जाएगा, और फाइनली जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, रिडक्टेंट के फॉर्म में, जिसको फाइनली ATP में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में तब्दील कर दिया जाएगा। सो TCA में TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि ATP बनाने के लिए और फाइनली इस H2O के इमर्जेंस के लिए ज़रूरी है, वो कहाँ ऑपरेट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि हम अगले लेक्चर में डिटेल में कंसिडर करेंगे। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट सबसे पहले एक PDH कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है। ये PDH कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसका पूरा नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें एक मेजर जो एंजाइम है वो कौन सा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें बेसिकली 3 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, E1, E2 और E3 इनको बोल देते हैं एंजाइम 1, 2 एंड 3, जिनके नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। अगर आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में दिक्कत भी होती है तो आप सिंपली बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेजेस और ट्रांसएसिटाइलेजेस नेचर का PDH कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। तो अब ये करते क्या है, ये तीनों एंजाइम आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इन तीनों एंजाइम के साथ में 5 अलग अलग टाइप के कोएंजाइम और कोफैक्टर्स भी काम करते हैं, जिनके नाम भी आपको यहाँ पे इस स्लाइड में आसानी से दिख रहे हैं। TPP दैट इज थायमीन पायरोफॉस्फेट, अनदर वन इज FAD जिनका नाम आप अच्छे से जानते हैं, FAD, NAD, कोएंजाइम A, और फाइनली लिपोलेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे 5 कोएंजाइम और ये तीनों एंजाइम ये मिलकर PDH कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये करता क्या है PDH कॉम्प्लेक्स, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड करता है। इस PDH कॉम्प्लेक्स का काम है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट पहुंचाया गया है, उस पायरुवेट को 3 स्टेप एक प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, डीकार्बोक्सिलेशन, उसका ऑक्सीडेशन और कोएंजाइम A के साथ में उसका कॉन्जुगेशन, ये करना होता है। किसको करना होता है, PDH कॉम्प्लेक्स को। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा इन तीनों प्रोसेस से, एसिटाइल CoA बनेगा, क्योंकि पायरुवेट से एसिटाइल ग्रुप को ड्रॉ करना है और एक कार्बन को CO2 के फॉर्म में रिलीज करना। तो CO2 भी बन गया, एसिटाइल CoA भी बन गया, और जाहिर सी बात है जब पायरुवेट के बॉन्ड तोड़े तो कोई तो एनर्जी रही होगी, उस एनर्जी को इस रिएक्शन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, NADH में। ओके, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसके, NADH, CO2 और एसिटाइल CoA। जरा इसी प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं।
ये देखिए आप यहाँ पे ये 3 एंजाइम्स आप देख पा रहे हैं, येलो, रेड और पिंक कलर में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। इनमें येलो कलर वाला E1 है और इसका काम क्या है, ये पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और जो उसका टीपीपी की मदद से करेगा, थायमीन पायरोफॉस्फेट, क्योंकि टीपीपी इसकी एक्टिव साइट से बाउंड है। तो ये पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी बना लेगा, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी के फॉर्म में कंजर्व कर लेगा और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को E2 से बाउंड एक एंजाइम और होगा लिपोलेट कोएंजाइम जो है, उस लिपोलेट को ये वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसको रिड्यूस कर देगा। देखिए आप यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है और यहाँ पे सल्फाइडल ग्रुप है, इसी के साथ ये एसिटाइल ग्रुप भी उसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसाइल लिपोलेट। और क्योंकि जो लिपोलेट है ये इस एंजाइम के लाइसिन से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एसाइल लिपोइल लाइसिन। इस एसिटाइल ग्रुप को E2 एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, किसको दे देता है, फाइनली को एंजाइम ए को दे देता है और एसिटाइल को ए यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। जब ये इसको दे रहा होता है, मीनवाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने आगे प्रोवाइड करवा दिया, और सॉरी एसिटाइल ग्रुप प्रोवाइड करवा दिया, और अब ये रिड्यूस लिपोलाइसिन जो होगा अब ये अपने इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, E3 से बाउंड 2 कोफैक्टर होंगे FAD और NAD। तो सबसे पहले वो FAD को देगा, फिर FADH बनेगा और FADH फाइनली किसको दे देगा, NAD को दे देगा, और किसका फॉर्मेशन हो गया, NADH का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखिए पहला प्रोडक्ट E1 से निकल रहा है CO2, दूसरा प्रोडक्ट एसिटाइल को ए से निकल रहा है एंजाइम 2 से E2 से, और तीसरा प्रोडक्ट E3 से निकल रहा है NADH। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आप इसको भी आप देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, जिसमें डायरेक्टली आपको बताया गया पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन रहा है और ये सारे कोफैक्टर्स हैं और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही समराइज्ड मैनर में बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम है जिसमें हमें सारी कहानी अच्छे से समझ में आती है। अब ये जो एसिटाइल कोए बना है E2 से, ये एसिटाइल कोए फाइनली किस में एंटर करेगा, ये देखिए आप यहाँ पे TCA साइकिल में एंटर कर रहा है। ये एसिटाइल कोए बना और ये इसमें एंटर कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमें एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि जब ये एसिटाइल कोए बन रहा था, NADH बना है, यानी ये जो PDH एक्शन हुआ है, फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज एक्शन जो है, इसमें खास बात एक ये है कि इसमें सबस्ट्रेट एक ही बार एंटर करता है और इन तीनों एंजाइम में अंदर ही टनल फॉर्म में मूव करता रहता है, यानी इंडिविजुअल सब्सटेंस इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये जो पूरी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है ये कंप्लीट होके फाइनल प्रोडक्ट ही बाहर निकलेगा। इस फिनोमिना को कहते हैं सबस्ट्रेट चैनलिंग, जो यहां पे आप आसानी से देख पा रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे सबस्टेंस चैनलिंग को, कि all these enzymes and the coenzymes are clustered together that allow the intermediates to react quickly without diffusing away from the surface of enzyme complex. Such kind of phenomena is known as substrate channeling. So this is a very important aspect of the PDH action. Okay. Now finally ये एक मेजर स्टेप हो गया, एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया, और जैसा कि हमने ओवरव्यू में देखा था एसिटाइल कोए को किस में अब एंटर होना है, TCA साइकिल में। तो ये हमारा TCA साइकिल है जिसको हम डिटेल में कंसिडर कर सकते हैं कि एसिटाइल कोए चाहे तो PDH एक्शन के थ्रू पायरुवेट से बनाया गया हो या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से बनाया गया हो, जो भी इसका रीजन रहा हो, ओरिजिन रहा हो, एसिटाइल कोए फाइनली TCA साइकिल में एंटर करता है। और TCA साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का एक सब्सटेंस है, उसके साथ में ये कंबाइन किया जाता है, कंडेंसेशन किया जाता है, और उस कंडेंसेशन की वजह से 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा सिट्रेट, जो कि पहला प्रोडक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। और इस फिनोमिना को
कंप्लीट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो, उसका नाम हम क्या दे देंगे कि जो सिट्रेट को बनाता है, दैट इज कॉल्ड सिट्रेट सिंथेज। फिर इस सिट्रेट को एकोनिटेज आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उसका एक आइसोमर है। नाउ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कमिंग। द आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड into alpha ketoglutarate by means of decarboxylation। मतलब CO2 एक रिलीज हो जाएगा तो अल्फा कीटोग्लूटरेट कितने कार्बन का रहा, 5 कार्बन का रह गया, क्योंकि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का था जिसमें एक CO2 निकल गई। और क्योंकि एक कार्बन बॉन्ड तोड़ा गया तो एनर्जी जो रिलीज हुई उस एनर्जी को NADH बनाने में काम में ले लिया गया। तो एंजाइम रहा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूटरेट का भी डीकार्बोक्सिलेशन किया, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, और साथ में एनर्जी निकली NADH। और इस तरीके से फाइनली अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज क्या बना देता है, सक्सिनिल CoA, सक्सिनिल कोएंजाइम बना देता है। और सक्सिनिल कोएंजाइम का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होने से GTP या ATP बन जाता है। एनिमल्स के केसेस में देखा गया है, ज्यादातर केसेस में GTP बनता है, प्लांट्स के केसेस में यहाँ इस स्टेप पे ATP बनता है। और फाइनली ये किसमें प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सक्सिनेट। और फिर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। देखिए दोस्तों, ये जो 8 स्टेप्स हैं, इन 8 स्टेप्स में जो 8 अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं, ये सारे एंजाइम्स TCA साइकिल के सारे एंजाइम्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहां देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सॉल्युबल एंजाइम्स होते हैं। लेकिन ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है, दिस इज नॉट द सॉल्युबल एंजाइम, रादर देन इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। यानी ये किसी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा, और मेम्ब्रेन कौन सी प्रोवाइड होगी, ऑब्वियस सा पॉइंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, ये इसकी खास बात है। जेनेटिक स्टडीज में भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस को माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर जीन के या मार्कर एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस, नेशनल लेवल examination or the state level examination, they frequently ask regarding this succinate dehydrogenase, so keep it in mind very clearly। और इस साइकिल में इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक FADH बनाता है। ओके, तो ये भी देखिए आप, जहां जहां डिहाइड्रोजनेजेस हैं वो या तो NADH बना रहा है या तो क्या बना रहा है, FADH बना रहा है। तो एक डिहाइड्रोजनेज और आप देखने को मिलेगा, और वो क्या है, मेलेट डिहाइड्रोजनेज। और वो भी किसको, मेलेट को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कहां कहां हो रही है, जो स्टेप्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज से चैनलाइज हो रही है। अच्छा, NADH कहां कहां बन रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंड मेलेट डिहाइड्रोजनेज। तो कितने NADH बने क्रेब्स साइकिल में, 4। और एंटर कितना कर रहा है, सिंगल पायरुवेट एंटर कर रहा है। इसके अलावा कुछ बन रहा है, यस, इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक FADH2 बना रहा है। और सक्सिनिल कोए सिंथेटेज जो स्टेप को गवर्न करता है, उस स्टेप में GTP या ATP बन रहा होता है। तो टेक्निकली एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, और 2 पायरुवेट में से एक पायरुवेट भी अगर TCA साइकिल में एंटर करता है तो 4 NADH, एक FADH2 और एक ATP या GTP इक्विवेलेंट एनर्जी वो बनाता है। तो दोनों के दोनों पायरुवेट अगर हम काम में ले लें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल एनर्जी अगर क्रेब्स साइकिल की ड्रॉ करनी पड़े तो हम इस अमाउंट को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट जो जनरेट होंगे TCA साइकिल में, वो 8 NADH बनाएंगे, 2 FADH2 बनाएंगे और 2 ATP और GTP बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका एनर्जी बैलेंस भी कंसिडर कर लिया। एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है,
इसका हमने ये सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा है, कैटाबॉलिक एस्पेक्ट, कि किसी सब्सटेंस को तोड़कर उसकी एनर्जी कैसे ड्रॉ करनी है, वो आपने इसका फिलहाल स्वरूप देखा है। एक्चुअली क्रेब्स साइकिल एम्फीबॉलिक पाथवे है, यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटी भी शो करता है और ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी इंटरमीडिएट सप्लाई करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगेन। इसीलिए इसको सेंट्रल यूनिवर्सल पाथवे का स्टेटस मिला है और इनकी डिस्कवरी के लिए क्रेब्स को नोबेल प्राइज मिला था। तो जरा हम इसका एनर्जी आउटपुट, जिसके बारे में हमने अभी बात करी, कि अगर एक पायरुवेट मॉलिक्यूल टीसीए साइकिल में एंटर करेगा तो वो एंटर करने के बाद में 4 NADH, एक FADH2 और एक ATP बनाएगा। जो ATP बनेगा वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनेगा। क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? आप वापस एक बार ग्लाइकोलिसिस वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, उसको वापस सुनिएगा, आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा। ये आपका बेसिक एक छोटा सा होमवर्क या असाइनमेंट, आप लोग समझिए इसको, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप आसानी से अपना पोस्ट डाल सकते हैं, आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है, लेकिन आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब अगर ये NADH और FADH2 बन रहे हैं तो ये कितना ATP बनाने में मदद करते होंगे? भाई हमें ये तो पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ये NADH और FADH2 ATP बनाते हैं। इन दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली निकला करते हैं। एक NADH से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस में, तो मोर और लेस जितने भी ये PMF जनरेट करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट कर पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ATP बनाने के लिए काफ़ी है। और इसी तरीके से FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो 1.5 ATP बनाने के लिए काफ़ी है। तो इस स्टोइकियोमेट्री से अगर हम देखें तो 4 NADH से कितने बन गए? 4 NADH इंटू 2.5, कितने ATP बने? 10 ATP। एक FADH2 से कितना बना? 1.5, और एक ATP ये फाइनली अलग से बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 12.5 ATP बन रहा होता है एक पायरुवेट से। और अगर मैं इसी कैलकुलेशन को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर कंसिडर करूं तो, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं और एक पायरुवेट आपको टीसीए साइकिल में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? 12.5 ATP। तो 2 मिलके कितने करेंगे? 25 ATP। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और एरोबिक रेस्पिरेशन को भी अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्लाइकोलाइसिस भी एक इम्प्लिसिटेड पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें 2 NADH और 2 ATP बनते हैं। तो टेक्निकली 2 NADH कितना ATP बनाएंगे? 2.5 इंटू 2 5 ATP प्लस 2 ATP कितना हो गया? 7 ATP। सो 25 ATP क्रैब साइकिल से और 7 ATP ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं। ये एक ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन से निकलने वाली ATP है। टोटल कितनी हो गई? 32। ये ज़रूर याद आप रखिएगा। कई सारे बुक्स में ये लिखा हुआ होता है, इवन काफ़ी कमीशंस इसको ये कंसिडर करते हैं कि 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी। दोस्तों ये बात बहुत पहले एस्टेब्लिश हो गई थी और बहुत अच्छी किताबों में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि 3 ATP एक बच्चों को समझाने के पॉइंट ऑफ से बताने वाली बातें थी, 3 ATP और FADH से 2 ATP। लेकिन ये बहुत क्लियरली बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड बुक्स जैसे आपका वॉइट है, लेनिंजर है, स्ट्रायर है, इनमें से आप किसी भी बुक में आप देख लीजिए, लिपिनकॉट में आप देख लीजिए, इन सभी में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि NADH से कितना ATP बनता है? 2.5 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है और FADH से 1.5 ATP। तो आज के बाद आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो भी कुछ बुक्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को देखते हुए उनको आप पढ़िएगा। सिर्फ कोई किताब है उसको पढ़ने से साइंस को आगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कन्फ्यूजन हमें ज़्यादा आ जाता है। तो बहुत अच्छी किताबें आप सभी लोगों को लाइब्रेरी में मिलती है, ई-लाइब्रेरी भी होती है और आजकल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे आप आसानी से अच्छी किताबें डाउनलोड कर देंगे।
ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके आप डायग्राम्स देखिए, आप उनको समझने की कोशिश करिए, तो भी बहुत कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फाइनल पार्ट जो इसका सिग्निफिकेंस का है कि एनाबॉलिक प्रोसेसेस में ये टीसीए साइकिल कैसे हमें मदद करता है। तो जरा देखते हैं। इसमें आप देखेंगे जो सिट्रेट है ये फैटी एसिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस में, स्टेरॉल्स के सिंथेसिस में काम में आता है। इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूट्रेट उन पाथवे को प्रोवाइड करवा दिया जाता है जो फाइनली ग्लूटामेट बनाते हैं, और ये ग्लूटामेट फर्दर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से दूसरे अमीनो एसिड्स बनाएंगे। इसके अलावा ये ग्लूटामेट नाइट्रोजनस बेसिस जो प्यूरिन्स होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में भी काम आता है। तो इनडायरेक्टली यहां से अल्फा कीटोग्लूट्रेट की सप्लाई होकर प्यूरिन्स और कई सारे अमीनो एसिड्स बनाने में काम में लिया जाता है। इसी तरीके से सक्सिनिल कोए को पोरफायरिन बनाने में भी काम में लिया जा सकता है, जो कि हीम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसमें पोरफायरिन रिंग्स होती है, जिसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लिया जाता है, सक्सिनिल कोए। इसी तरीके से ऑक्जेलो एसिटेट से अस्पार्टेट, एस्पेरेजिन अमीनो एसिड्स बनाए जाते हैं, और ये अमीनो एसिड्स पायरिमिडीन्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इससे फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाया जाता है, जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और दूसरे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स। तो फ्रेंड्स, हम आसानी से ये समझ रहे हैं कि ये जो टीसीए साइकिल है ये कई सारे ऐसे इंटरमीडिएट प्रोवाइड करवाता है, जिससे कई सारे अमीनो एसिड्स और सभी न्यूक्लिक एसिड्स, ग्लूकोज, इन सब का, हीम, इन सब का बायोसिंथेसिस हो पाता है। ठीक है, अब फाइनली हम इसके बारे में बात करते हैं, रेगुलेशन के बारे में। जो रेगुलेटरी स्टेप्स हैं वो बेसिकली एक्सर्गोनिक स्टेप्स हैं, और ये शुरुआती जो 3 स्टेप्स हैं, कौन कौन सी 3 स्टेप्स हैं, जरा एक बार इस साइकिल को आप समझिए, देखिए इसको। ये पहला स्टेप कौन सा था, जो सिट्रेट सिंथेज काम करता था, दूसरा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और तीसरा वाला स्टेप कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज से चैनलाइज्ड स्टेप। तो इन तीनों स्टेप्स का यहां पर 3 अलग अलग फैक्टर से रेगुलेशन होता है। सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, इनिबिशन ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्रोडक्ट्स, और एलोस्टेरिक फीडबैक, है ना। तो हम इनको तीनों को अपने इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी कैसे रेगुलेट करती है, और आपका प्रोडक्ट जो बना है वो कैसे फीडबैक इनिबिशन करता है। जरा सोचिए कि ऑक्जेलो एसिटेट और एसिटिल कोए को मिलाकर सिट्रेट सिंथेज क्या बना देता है, सिट्रेट बना देता है। ठीक है, अब अगर ये जो सिट्रेट है, ये सिट्रेट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये फीडबैक इनिबिशन शो कर देगा, जिसकी वजह से सिट्रेट सिंथेज अब उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो फर्दर सिट्रेट वो क्यों बनाएगा। ओके, इसी तरीके से हम देखें कि सपोज कर लीजिए ऑक्जेलो एसिटेट ही हमें ज़्यादा नहीं मिला, तो क्या होगा, और वो क्यों ना मिले, क्योंकि मेलेट डिहाइड्रोजनेज अच्छे से काम ना करे। और मेलेट डिहाइड्रोजनेज अच्छे से काम क्यों ना करे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट NADH अगर ज़्यादा बन गया हो तो मेलेट डिहाइड्रोजनेज कम काम करेगा, जिसकी वजह से ऑक्जेलो एसिटेट हमें कम अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से पहली ही रिएक्शन पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप हो सकती है, उस रेट लिमिटिंग स्टेप पर ही रेगुलेशन, सीवियर रेगुलेशन अकर होगा। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेलेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अगर इनके प्रोडक्ट जो भी रिएक्शन केमिकल प्रोडक्ट हैं और जो एनर्जी प्रोडक्ट NADH बना है, अगर NADH और NAD जो रेशियो है वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर NADH में अगर तब्दील कर दिए गए होंगे, तो इन सभी एंजाइम्स पे, इन तीनों डिहाइड्रोजनेजेस पे फीडबैक इनिबिशन होगा। ओके, इसी तरीके से अगर ATP या GTP ज़्यादा बन गया तो वो किस पे फीडबैक इनिबिशन डालेगा, सक्सिनिल कोए पे डालेगा। समझ रहे हैं? तो
ये प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की वजह से इस तरीके से ये रेगुलेशन हो सकता है। इसके अलावा ये जो एंजाइम्स हैं इनका एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी होता है। आप इस डायग्राम में बहुत आराम से वापस देख पा रहे हैं कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एंड मेलेट डिहाइड्रोजनेज तीनों क्या बनाते हैं? NADH। तो NADH अगर ऑलरेडी ज़्यादा रहा, या दूसरे अल्फाजों में कहें कि NADH NAD रेशो अगर हाई रहा, तो इन तीनों कंसर्न्ड एंजाइम का फीडबैक इनिबिशन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पर भी NADH फीडबैक इनिबिशन करेगा और वहां से ATP मिलता है। तो जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आप अगर देखें, एक पिंक कलर के क्रॉस पे हमने शो किया है, तो ये सब्सटेंस उस एंजाइम को इनिबिट करते हैं, और जो रेड कलर का ट्राइंगल यहाँ पे दिखाया गया है वो वाले सब्सटेंस उस कंसर्न्ड एंजाइम को एक्शन को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रेगुलेशन के बारे में हमने डिटेल में बात करी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।